Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your social study class, and today we start a new lesson, lesson number 16, India's contribution to world peace. It is a last chapter of unit number 5, and also it's a last chapter of your trimester examination syllabus. So now let's start. In this chapter, we will learn about the active membership of the UN and non-aligned movement. Before starting the lesson, you all very well know about the UN. What is UN? UN मतलब यूनाइटेड नेशंस. इसकी नीड क्यों थी, ये क्यों बनाया गया, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसके चार्टर्स क्या क्या हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इनके जो मेन ऑर्गन्स हैं, 6 मेन ऑर्गन्स हैं, वो उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनकी एजेंसीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम जो इस यूनिट की लास्ट इस यूनिट द यूनाइटेड नेशन का जो लास्ट लेसन है, उसमें इंडिया का क्या रोल है वर्ल्ड पीस के लिए, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वर्ल्ड की सब बड़ी डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का मीनिंग हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी जिसमें प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, जिसमें लोगों का कोई राजा नहीं है. यहाँ पर हम लोग खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. तो ये हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. इट इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. आपको पता है जब यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, तो उसमें स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स कंट्रीज़ थे, 51 कंट्रीज़ थी, और उन 51 कंट्रीज़ में एक हमारा इंडिया भी था. तो यानी कि जब से यूएन बना है तब से ही हमारा इंडिया जो है वो वहाँ का परमानेंट मेंबर है. इट हैज़ मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस. और हम जो इंडिया है उसने वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व की शांति के लिए हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड लिबरेशन मूवमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज़. इट बिलीव इन नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़. जो इंडिया है उसने और भी कंट्रीज़ को हेल्प किया है लिबरेशन मूवमेंट के लिए. इसका जो इंडिया है वो सोचता है कि हर किसी की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और कोई भी किसी के साथ अलाइनमेंट यानी कि झुकाव नहीं होना चाहिए. एक्टिव मेंबरशिप ऑफ द यूएन. इंडिया हैज़ प्लेड एन एक्टिव रोल एज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएन. इंडिया जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, फाउंडर मेंबर है यूएन का. इंडिया वॉज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द यूएन चार्टर अडॉप्टेड इन 1945. जब से 1945 में जो यूएन चार्टर अडॉप्ट किया गया था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का से मेंबर है इंडिया. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कार्गो क्रिप्ट लेबनान. इंडिया ने जितने भी पीस यानी कि शांति के लिए जो प्रयास होते आए हैं उन सब प्रयासों के लिए में अपना बहुत ही भागीदारी की है. इट हेल्प चाइना टू गेन मेंबरशिप ऑफ द यूएन. इसने चाइना को भी हेल्प की है अब की मेंबरशिप लेने के लिए, यूएन की मेंबरशिप लेने के लिए. पीस कीपिंग एफर्ट्स बाय इंडिया हैव हेल्प द यूएन टू अवॉइड एस्केलेशन ऑफ वॉर्स इन कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक एंड अफ़गानिस्तान. इंडिया ने यूएन को हेल्प किया है कि जिसकी वजह से जो कोरिया है, वियतनाम या ईरान, इराक या अफ़गानिस्तान के बीच में जो वॉर होते होते रोकने में भी बहुत बड़ा रोल इंडिया ने प्ले किया है. इंडिया सपोर्टेड द बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन सिक्योरिटी. बांग्लादेश को भी अपने रिस्क पे इन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया ने अपने रिस्क पे बांग्लादेश को सपोर्ट किया है वहाँ के लिबरेशन मूवमेंट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. आपको पता है यूएन क्यों बनाया गया, यूनाइटेड नेशन बनाया गया कि जब वर्ल्ड वॉर होने लगी तो और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के 2 एरिया में अमेरिका ने एटम बम से विस्फोट कर दिया. तो ये हुआ कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को इस तरह से अगर वॉर करके डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो एक रूल होना चाहिए कि कोई कंट्री इस तरह का आगे कभी कोई इस तरह से काम ना करे. इसके लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें सभी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और वर्ल्ड पीस के लिए एक साथ काम करें. तो यही कहा जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड था हमारा वो मेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था.
दीज कैंप्स वर लीड बाय द यूएसए एंड द फॉर्मर यूएसएसआर। जो दो कैंप थे उसमें से एक कैंप को लीड कर कौन कर रहा था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरे को लीड कर रहा था यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोसाइटीज़ ऑफ रिपब्लिक्स, जिसको हम सोवियत संघ भी कहते थे। तो अमेरिका एंड यूएसएसआर वर देन टू सुपर पावर। उस समय पे क्या था कि अमेरिका और जो यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ या सोवियत यूनियन कह रहे हैं, ये दो मेन पावर थी। ईच ग्रुप हैड सेवरल मेंबर कंट्रीज़, और इन दोनों जो बाकी विश्व की जो कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि हम अमेरिका के ग्रुप में चले जाएं या हम सोवियत संघ के ग्रुप में चले जाएं। सोवियत संघ के ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, जैसे रूस थी, बेलारूस थी, उज़्बेकिस्तान थी, ये सारी जो कंट्रीज़ थी ये सोवियत संघ में थी। Beside there were several military pacts like NATO lead by the USA and Warsaw Pact lead by the USSR। और उसी समय जो था, जो यूएसए था उसने नाटो जो मिलिट्री पैक्ट था, यानी कि मिलिट्री का नियम था, नेटो लगा रखा था, और यूएसएसआर ने वॉर्सन पैक्ट लगा रखा था। दीज पैक्ट गारंटेड मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड सेवरल अदर बेनिफिट्स टू मेंबर कंट्रीज। और इससे क्या होता था कि जो इनके ग्रुप कंट्रीज़ थे, मान लीजिए कि एक ग्रुप हमारा यूएसए है, दूसरा ग्रुप हमारा सोवियत संघ का था, तो हर जो कंट्री जिसमें जाना चाहती थी वो अब सोचते थे कि हम इनके ग्रुप में आ जाएं, तो हमको अगर कभी कोई इन फ्यूचर हमारे कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये अमेरिका हमको हेल्प कर सकता है या रूस हमको हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए, और वो उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन, यानी कि सारी जितनी भी उनकी मेंबर कंट्रीज़ थी वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ सकती थी। तो इस तरह से उस समय पर एक कोल्ड वॉर जो थी वो छिड़ चुकी थी लोगों के, मतलब कंट्रीज़ के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। दो कंट्रीज़ यूएसए और सोवियत रूस अपने अपने आप को सुपर पावर प्रूव करना चाहती थी, और चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़, वो चाहते थे कि हमारे ग्रुप में आ जाएं, और रूस चाहता था हमारे ग्रुप में आ जाएं। एट दैट टाइम सम कंट्रीज़ हैव वन देयर फ्रीडम्स रिसेंटली। उस समय जो था कि कुछ कंट्रीज़ ने रिसेंटली फ्रीडम को लिया पाया था। दे वर रिकलेट द ज्वाइंट आइदर ऑफ द टू कैंप बिकॉज इट कुड पुट देम अंडर सबजगेशन ऑफ पावर कंट्री। तो उनके पास क्या था कि वो दोनों में से किसी एक कैंप को चूज़ ज्वाइन करना चाहते थे। बट सम लीडर्स लाइक प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट, लेकिन उस समय क्या हुआ कि कुछ लीडर्स ऐसे थे जिसमें से आपके एग्जाम्पल में उस समय के इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे नासिर, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑफ इंडिया मेट एट बेलाग्रेड यूगोस्लाविया इन 1961। तो ये तीनों लोग जो थे 1961 में बेलाग्रेड में, जो यूगोस्लाविया में है, वहाँ पर मिलते हैं और डिसाइडेड टू स्टे नॉन अलाइन टू दिस ग्रुप, और डिसाइड करते हैं कि हम इन दोनों ग्रुप्स को छोड़ेंगे, हम अपना एक नया ग्रुप बनाएंगे। तो दे इनिशिएट अ मूवमेंट कॉल द नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इन्होंने एक नया मूवमेंट बनाया जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट या NAM कहते हैं। मैनी कंट्रीज ज्वाइन दिस मूवमेंट टू, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने जिसका काम क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब कि जिसने इन दोनों कंट्रीज़ के पावर को छोड़कर अपनी जो खुद की फ्रीडम थी उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से नया काम किया। मैनी कंट्रीज़ ज्वाइन दिस मूवमेंट, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने फिर हम इसको भी ज्वाइन कर लिया, इस ग्रुप को भी। टुडे देयर आर 118 कंट्रीज इंस्टेंटेड इन प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम एंड इन वर्ल्ड पीस, और इस समय जो है लगभग 118 देश हैं जो अपनी फ्रीडम को बचाए रखने के लिए और वर्ल्ड की पीस को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। दिस मूवमेंट इज़ ट्राइंग टू रिमूव पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिसीज़ एंड इग्नोरेंस। ये ग्रुप जो ये मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट था ये क्या करता था, इसकी कोशिश थी कि पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसको हटाया जाए, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा को हटाया जाए, डिजीज़ जो बीमारियां हो रही हैं, और इग्नोरेंस मतलब जिसको हमको निगलेक्ट करने का जो एहसास होता था उसको कम कर दिया जाए। द मेंबर कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू डेवलप ट्रेड्स एंड कॉमर्स अमंग देमसेल्फ, और जो इनकी मेंबर कंट्रीज़ थी उन्होंने आपस में अपने ट्रेड और कॉमर्स मतलब व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, और आपस में अपने व्यापारी रिश्तों को बढ़ाया, और एक दूसरे के बीच में अपने जो व्यापार थे और जो उसको
एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। द मेंबर ऑफ द नाम, एम का समझ रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ द यूएन। और बाद में जो जो नैम के जो मेंबर कंट्रीज़ थे वो सब जो थे वो मेंबर ऑफ यूएन के हो गए। विद इन द यूएन दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड ग्रुप ऑफ 77। जो यूएन के अंदर इस पूरे ग्रुप को ग्रुप ऑफ 77 के नाम से जाना जाता है। इंडिया प्लेड अ की रोल इन इट, और इंडिया का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, मेन रोल था। टुडे नाम इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल। आज के समय में नाम को सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। दिस हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। और ये सारे इन सब के बीच में इंडिया का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए। So student, it is all about your lesson. Read it again at your home and try to solve the exercise of this lesson. And now your trimester syllabus is also completed. Complete your work in your copy. Have a nice day. Thank you.